जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। तो चलिए, हम लोग फिजिक्स शुरू किए थे। फिजिक्स में हम लोग साउंड एंड वेव चैप्टर शुरू किए थे, जो सेकेंड चैप्टर है। इसके पहले हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। हम आपको तरंग के बारे में बता दिए थे और तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार हमारा जो 2 होता है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उसमें से एक प्रकार जो है यांत्रिक तरंग के बारे में हम आपको बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, यांत्रिक तरंग जब आपको हम बता रहे थे, उसमें भी कुछ इसके बारे में बता रहे थे। दोनों में कंपेयर किए थे। कंपेयर यह किए थे कि यांत्रिक तरंग हमारा जो होता है, उसके संचरण के लिए, उसके गति के लिए, उसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग जो होगा, बिना माध्यम का वह गमन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब माध्यम से यहाँ ये है कि ठोस, द्रव और गैस। यांत्रिक तरंग हमारा जो होगा ठोस, द्रव और गैस में गमन कर सकता है। इसके अलावा जहाँ कोई माध्यम नहीं हो, वहाँ यांत्रिक तरंग जो है वो गमन नहीं कर सकता है। उसी क्रम में हम बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कि यह जहाँ माध्यम नहीं हो, वहाँ भी यह गमन कर सकता है, वहाँ भी यह संचरण कर सकता है, वहाँ भी यह गति कर सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जहाँ माध्यम नहीं हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जहाँ माध्यम हो वहाँ गमन कर सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल, जहाँ माध्यम हो, यह माध्यम में भी गमन करता है, लेकिन जहाँ माध्यम नहीं हो वहाँ भी यह गमन कर सकता है। तो पहला बात हम लोग क्या जाने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम की दिखाई दे रहा है आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। माध्यम की आवश्यकता नहीं है कहने का मतलब क्या है कि जहाँ हवा भी नहीं हो, जहाँ माध्यम हमारा ठोस, द्रव, गैस है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हवा भी नहीं हो, तो जहाँ हवा भी नहीं हो, जहाँ कोई माध्यम भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा जो हो गया, वो सेकंड भाषा में अगर इसी बात को हम लिखें तो कह सकते हैं यह निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात में गमन कर सकता है। बात दोनों सेम है। यह और यह बात दोनों सेम है। जहाँ माध्यम नहीं हो, यानी हवा भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो यह जब माध्यम जहाँ नहीं हो वहाँ गमन कर सकता है, तो कहने का मतलब कि यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब ये तो बात हो गया दोनों कि जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ यह गमन कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जहाँ माध्यम अवेलेबल है वहाँ यह गमन कर सकता है। तो किस किस कंडीशन में कर सकता है? तो देखिए, माध्यम में भी यह गमन कर सकता है। यह गमन यानी संचरण गति कर सकता है। अब देखिए, माध्यम हमारा जो होता है वो 3 होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये हमारा माध्यम होता है। तो आप एक बात यहाँ बताइए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि माध्यम जहाँ हो, यानी ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी यह संचरण कर सकता है, गमन कर सकता है, और जहाँ माध्यम नहीं हो वहाँ भी गमन कर सकता है। तो आप ये बताइए कि जहाँ माध्यम अवेलेबल है और जहाँ माध्यम नहीं अवेलेबल है, तो यह दोनों में से हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा वो गमन करेगा, संचरण करेगा, तो उसका चाल सबसे अधिक किस में होगा? माध्यम जहाँ नहीं है वहाँ सबसे अधिक होगा, या जहाँ माध्यम है वहाँ सबसे अधिक होगा? आप बताइए हमें।
कि विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जहाँ माध्यम नहीं है उसमें सबसे अधिक होगा या जहाँ माध्यम है उसमें सबसे अधिक होगा। तो देखिए इसका जो चाल होता है सबसे अधिक जहाँ माध्यम नहीं है उसमें होता है, यानी जहाँ माध्यम नहीं है उसमें होता है। कहने का मतलब कि इसका जो विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो इसका चाल होता है वह माध्यम जहाँ अवेलेबल है गैस में सबसे अधिक होता है। उसके बाद जहाँ द्रव है उसमें सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है वो हमारा ठोस में अवेलेबल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। आशा करते हैं इतनी बात को आप समझे होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है हमारा वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। आपको हम बताए थे यांत्रिक तरंग का दो भाग होता है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ये जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है यह हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी अनुप्रस्थ कहने का मतलब कि यह लंबवत गमन करता है। आपको हम पीछे ही बताए थे, यांत्रिक तरंग में ही बताए थे अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है। यह लंबवत गमन करता है, यानी यह कुछ इस टाइप से गमन करता है, कुछ इस टाइप से यह गमन करता है। यह लंबवत कैसे, इस बात को समझिए, इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये कुछ इस टाइप से जाता है। यानी श्रृंग और गर्त, इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, इसको हम गर्त बोलते हैं। श्रृंग और गर्त के आधार पर यह जाता है। यह लंबवत है, इस लंबवत है, यह भी देखिए लंबवत है, यह भी लंबवत है। तो विद्युत चुंबकीय हमारा जितना भी तरंग होगा यह लंबवत गमन करेगा, यानी यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। इतना बात को समझ गए। अब देखिए विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है इसका जो चाल होता है, इसका जो चाल होता है यह निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होता है। यहाँ हम बराबर लिख देते हैं। इसका जो चाल होता है यह निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अब निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, दिखाई दे रहा है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसका चाल जो होता है निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना बात को आप समझ गए। अब देखिए एक जुगाड़ हम आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दें कि बताइए कि यांत्रिक तरंगों का चाल कितना होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है, या कह दें कि ध्वनि तरंग का चाल कितना होता है, प्रत्यास्थ तरंग का चाल कितना होता है, स्प्रिंग तरंग का चाल कितना होता है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। तो उसके लिए एक जुगाड़ है, याद रखिएगा। देखिए हम बता रहे हैं, जहाँ आपसे कहे यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग या स्प्रिंग तरंग या प्रत्यास्थ तरंग, जहां आपसे इतना बात कहे यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंग, स्प्रिंग तरंग, प्रत्यास्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि हमारा यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहे तो सीधे आप ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, इतना मारिएगा। यांत्रिक तरंग का है, ध्वनि तरंग का है, स्प्रिंग तरंग का है, प्रत्यास्थ तरंग का है या अनुदैर्ध्य तरंग का है 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके अलावा कोई भी तरंग कहे तो सीधे हम मारेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना के अलावा कुछ भी आपसे पूछे यांत्रिक, ध्वनि, स्प्रिंग, प्रत्यास्थ, तो उसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मारेंगे। तो देखिए इतना के अलावा हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका चाल जो होगा कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग थोड़ा सा
देखिए ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका खोज जो किए थे वो हमारे मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने किए थे, मैक्सवेल। हालांकि धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बहुत सारे तरंगों का खोज किया। सबसे पहले जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज यहाँ सबसे पहले जो होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किसने किया था, तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक वैज्ञानिक थे हमारा मैक्स प्लांक। इन्होंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय जितने भी तरंग होती है उसमें ऊर्जा होता है, उन विद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा होता है। यानी मैक्स प्लांक ने विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। और आप जानते हैं कि जहाँ भी ऊर्जा होगा वहाँ संवेग जरूर होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसमें संवेग जरूर होगा, m/v पढ़े ही होंगे। तो इससे स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग भी होता है और संवेग होता है, ऊर्जा भी होता है और ऊर्जा होता है तो संवेग भी होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा भी होता है और संवेग भी होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। अब देखिए बात आई ऊर्जा की, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। ऐसे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए इस बात को पहले समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा कैसे होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो हमारा एक्सरे होता है, गामा रे होता है, अल्फा रेड होता है। तो आप सिर्फ एक्सरे से पकड़िए इस बात को। जब भी आप सोचिए कि एक्सरे में अगर ऊर्जा नहीं होता तो हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारे हड्डी का कौन सा पार्ट फ्रैक्चर है, कौन सा पार्ट टूटा है, उसका इमेज नहीं बना के भेजता हमारे पास, हमारे शरीर के अंदर इंटर नहीं करता। जैसे MRI में एक्सरे का उपयोग किया जाता है, CT स्कैन में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। तो सोचिए MRI में एक्सरे कितना ऊर्जावान होता है कि हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी उसके बारे में पता लगा लेता है। यानी स्पष्ट है कि इसमें ऊर्जा होता है। यही चीज़ हमारा मैक्स प्लांक ने बताया था। ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा समझिए। ऊर्जा का जो डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन का इसका एक फार्मूला होता है, एनर्जी बराबर H/μ। H का मतलब जो होता है हमारा, वो हमारा ये जो H होता है ये हमारा प्लांक नियतांक होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लांक नियतांक होता है। चलिए यानी एनर्जी बराबर हम क्या बोले हैं, पढ़ रहे थे, लाइट का कुछ इशू हो गया था। आपको ऊर्जा के बारे में कुछ हम बता रहे थे, ऊर्जा के बारे में। यानी हम ये बता रहे थे कि ऊर्जा जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, हमारा एक फार्मूला होता है E बराबर H/μ। E बराबर H/μ हमारा एक फार्मूला होता है, जहाँ म्यू हमारा जो होता है यह आवृत्ति होता है और H जो हमारा होता है यह प्लांक नियतांक होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक नियतांक का मान याद है, बताइए। देखिए इसका मान जो होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका मान प्लांक नियतांक का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो चलिए ये जो फार्मूला होता है हमारा, एनर्जी बराबर H/μ होता है, यानी ऊर्जा बराबर H/μ। म्यू हमारा आवृत्ति होता है और ये हमारा प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और एक हमारा रिलेशन ये होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में एक रिलेशन होता है, यानी म्यू जो होता है 1/λ होता है। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का इंग्लिश होता है, दिखाई दे रहा है, वेवलेंथ, LENGTH, वेवलेंथ इसका इंग्लिश होता है, यानी तरंग लंबाई। तो तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब ये होता है कि जो तरंग जितना लंबा होगा वो उतना दूरी तक गमन कर सकता है।
वे तरंग दैर्ध्य का मतलब होगा, वेव लेंथ का मतलब होगा, लेंथ माने लंबाई, यानी जो तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, दो तरंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तक गमन कर सकता है, जो तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा वह कम दूरी तक गमन कर सकता है। तो तरंग दैर्ध्य का मतलब समझ गए कि यहाँ लेंथ से लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, यानी जिस तरंग का जितना तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा वो उतना ही लंबा होगा, और लंबा कहने का मतलब सेंस ये है तरंग में कि उतना ही दूरी तक वो जा सकता है, उतना ही दूरी तक वो गमन कर सकता है। तो एक हमारा ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर एच म्यू, और एक म्यू और तरंग दैर्ध्य आपस में इन्वर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी पहले इसी के बारे में समझ लीजिए, म्यू यहाँ एक दूसरे का उल्टा होता है, कहने का मतलब ये है कि म्यू अगर बढ़ेगा, म्यू को आप बढ़ाइएगा यानी आवृत्ति को बढ़ाइएगा तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा, अगर तरंग दैर्ध्य को बढ़ाइएगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट उल्टा, यानी हई जौन काम करेगा हई काम नहीं करेगा, यानी इसका मान अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका मान कम होगा, अगर इसका मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मान कम होगा। अब बेसिकली इस बात को समझिए, हमारा ऊर्जा बराबर एच म्यू जो होता है, इस बात को समझिए। देखिए ये जो होता है हमारा प्लांक नियतांक, इसका नाम है प्लांक कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, इसका मान हमेशा इतना ही रहेगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, काहे कि ये कांस्टेंट मान है, इसका मान फिक्स है, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकता। जो भी हमारा छेड़छाड़ होगा, जो भी घटाव बढ़ाव होगा वो आवृत्ति में ही होगा, आवृत्ति में ही होगा, इसी को हम इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए अगर आवृत्ति का मान हम एग्जाम्पल के थ्रू एक ले लेते हैं तो हमारा ऊर्जा जो होगा वह इतना ही रहेगा, एक से 1 इंटू एच करेंगे, यानी प्लांक नियतांक का वैल्यू में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम 2 ले रहे हैं, अब 1 से 2 पर गए यानी मान को बढ़ाए तो प्लांक नियतांक हमारा दुगुना हो जाएगा, इसका वैल्यू दुगुना हो जाएगा, यानी ऊर्जा जो होगा वो हमारा बढ़ गया। उधर मान को बढ़ाए यानी आवृत्ति के मान को हम बढ़ाए तो ऊर्जा बढ़ गया। अब देखिए अगर 3 ले रहे हैं यानी आवृत्ति के मान को फिर बढ़ाएं तो यह 3 गुना हो जाएगा, यानी फिर ऊर्जा बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ऊर्जा बढ़ेगा। आवृत्ति जो है, ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे हमारा आवृत्ति बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगा। आवृत्ति के मान अगर अधिक, फ्रीक्वेंसी अगर अधिक, इसका इंग्लिश फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी अधिक तो उसका ऊर्जा भी अधिक, उसका ऊर्जा भी अधिक, फ्रीक्वेंसी अधिक तो उसका ऊर्जा भी अधिक। याद रखिएगा जैसे जैसे मान आवृत्ति का बढ़ेगा उसका ऊर्जा भी बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जहाँ आवृत्ति अधिक होगा जहाँ आवृत्ति अधिक होगा वहाँ ऊर्जा भी अधिक होगा, जहाँ आवृत्ति कम होगा वहाँ ऊर्जा कम होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हो गया कि एक दूसरे का एक इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब कि आवृत्ति जहाँ ज़्यादा होगा, अगर आवृत्ति जिसका ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिसका आवृत्ति कम उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, जिसका आवृत्ति ज़्यादा उसका तरंग दैर्ध्य कम। तो ये बात समझ गए कि आवृत्ति अगर ज़्यादा तो ऊर्जा ज़्यादा, आवृत्ति अगर ज़्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति अगर कम तो ऊर्जा कम, आवृत्ति अगर कम तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। अब इसको रिलेट करके हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग पे कैसा यूज है वो चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग अब देख लेते हैं, समय आ गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा कौन कौन होता है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का याद करने का एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। ट्रिक हमारा है गाए पाद्री आसु रे, ये हमारा ट्रिक है याद करने का। देखिए ये कौन कौन सा रे होता है। ये हमारा हो गया गामा किरण, गा से, ए से हो गया एक्सरे किरण। ट्रिक याद रखिएगा, ऐसे याद कीजिएगा तो याद ही नहीं होगा। ये हमारा होता है पराबैंगनी, और ये जो हमारा होता है दृश्य विजिबल,
दृश्य प्रकाश विजिबल, इसी को लाइट बोलते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा होता है अवरक्त किरण, और ये जो हमारा होता है सूक्ष्म कण, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, सॉरी कण बोल दिया, सूक्ष्म तरंग, और ये जो हमारा होता है रेडियो तरंग होता है। इतना बात को समझ गए कि हमारा जो गामा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वह हमारा गामा किरण होता है, एक्स किरण होता है, पराबैंगनी किरण होता है, दृश्य प्रकाश होता है, और रक्त किरण होता है, सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म तरंग होता है, और रेडियो तरंग होता है। इंग्लिश में एक बार इसको समझ लीजिएगा, इसको गामा ही बोलते हैं, इसको एक्सरे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, इसको विजिबल बोलते हैं, और इसको अवरक्त को इंफ्रारेड बोलते हैं, इसको माइक्रोवेव बोलते हैं, और इसको रेडियो तरंग बोलते हैं। इतना बात को समझ गए। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको बुक में इसी सीक्वेंस में मिले। ये रेडियो तरंग भी तो हो सकता है कि पहले हो, लेकिन एक याद करने के लिए ट्रिक बनाया गया है। मैक्सिमम बुक में इसी सीक्वेंस में रहता है, एक याद करने के लिए ट्रिक बनाया गया है, इसलिए यह इस सीक्वेंस में है। किसी भी बुक में अगर पहले दे दिया वो सूक्ष्म तरंग, तो आप मत ये सोचिएगा कि वो तरीके ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ही नहीं। जरूरी नहीं है, इधर उधर भी हो सकता है। यह एक ट्रिक बनाया गया है सिर्फ सीक्वेंस में रखने के लिए। तो अगर इस सीक्वेंस में आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, अगर इस सीक्वेंस में विद्युत चुंबकीय तरंग रहे, जैसे बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, तो ये हमारा हुआ लेफ्ट, ये हमारा हुआ राइट, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो लेफ्ट टू राइट अगर इस सीक्वेंस में अगर विद्युत चुंबकीय को आप लिखते हैं या विद्युत चुंबकीय रहे, तो लेफ्ट टू राइट जैसे 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 हम बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, इधर हम बढ़ेंगे, तो इसका जो होता है आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जो होता है वह कम होते जाता है। आवृत्ति जो होता है यह कम होते जाता है। और कम होने जाने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो होगा वह गामा किरण का होगा, इससे कम जो होगा एक्स किरण का होगा, इससे कम जो होगा वो पराबैंगनी का होगा, इससे कम जो होगा दृश्य प्रकाश का होगा, इससे कम जो होगा अवरक्त किरण तरंग का होगा, उसके कम सूक्ष्म तरंग का, और सबसे कम रेडियो तरंग का। इस सीक्वेंस में रहे तब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आवृत्ति कम होते जाएगा। यानी आवृत्ति कम जब होगा, याद कीजिए हम आपको बताए थे कि E बराबर हमारा फॉर्मूला होता है h/μ, जहाँ म्यू हमारा आवृत्ति है, और एक फार्मूला होता है म्यू बराबर 1/λ, यानी ये लैम्डा हमारा तरंग दैर्ध्य है। तो ये फार्मूला देखिए, ये आवृत्ति अगर कम होगा, आवृत्ति अगर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा, यानी इधर हम बढ़ेंगे तो हमारा ऊर्जा भी कम होगा। और ऊर्जा कम होने का मतलब ये है कि इसका भेदन क्षमता भी कम होते जाएगा। भेदन क्षमता भी वह भी जो होगा वो हमारा कम होते जाएगा। भेदन क्षमता मतलब छेदने का जो क्षमता होगा वो हमारा कम होते जाएगा। तो आप इस बात को समझ गए कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आवृत्ति हमारा कम होते जाएगा। आवृत्ति जब कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगा, ऊर्जा जब कम होगा तो भेदन क्षमता भी कम होते जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सबसे अधिक आवृत्ति जो होगा गामा किरण का होगा, तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होगा गामा किरण का होगा, और सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है वो हमारा गामा किरण का होता है। इसीलिए देखिएगा कैंसर का जो थेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी, उसका सेकाई किया जाता है, उसमें गामा रे का उपयोग किया जाता है। अनियंत्रित कोशिका जो विभाजन हो जाता है उसको उस गामा रे द्वारा सेक के उसको दबा दिया जाता है, सेक के दबा दिया जाता है। तो कैंसर के उपचार में इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, इसलिए कैंसर के उपचार में गामा रे का उपयोग किया जाता है। और यहाँ एक्सरे देखिए, गामा रे से थोड़ा सा कम होता है एक्सरे का, तो एक्सरे को हम लोग एक्सरा जो हड्डी गड्डी आपका टूट जाता है अंदर के पार्ट को, एक्सरा यानी उसके इमेज को देखने के लिए एक्सरे डॉक्टर कराते हैं। यानी इसका भी भेदन क्षमता
ज़्यादा होता है ई सब की तरंग के अपेक्षा, ई सब किरण के अपेक्षा इसका ज़्यादा होता है, लेकिन गामा से कम होता है। तो एक्सरे में इसी एक्सरे का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर तक घुस के और हमारा जो हड्डी होता है उसका इमेज हमें प्राप्त हो सकता है। देखिए हड्डी जो होता है ना, हड्डी जो ये हमारा मान लीजिए हड्डी हो गया, तो ये मान लीजिए बीच से यहाँ फ्रैक्चर हो गया, तो जब इस पर ये एक्सरे छोड़ा जाएगा तो ये एक्सरे का भेदन क्षमता ज़्यादा होता है, लेकिन ये हड्डी को नहीं भेद सकता है, सिर्फ मांस को भेद सकता है। तो ये मांस को चीरते हुए अंदर जाएगा तो हड्डी पे टकराएगा और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये टूटा हुआ है तो रिवर्स न होकर इसको पार कर जाता है। जब एक्सरे होता है तो जहाँ टूटा होगा रिवर्स न होकर पार कर जाएगा। तो जब इसको एक्सरे प्लेट पे प्राप्त करते हैं तो डॉक्टर उसी से समझ जाते हैं कि यह जहाँ पार हो गया है तो वह समझ जाते हैं कि यहाँ टूटा हुआ है। यह मांस को चीर के अंदर जाता है, लेकिन हड्डी से टकरा कर वापस आता है, और जहाँ हड्डी टूटा रहेगा वहाँ से वो बीचों बीच पार कर जाएगा, तो वहाँ पता चल जाएगा कि हड्डी टूटा हुआ है, इसलिए एक्सरे किया जाता है। जैसे सीटी स्कैन कराने जाइएगा, सीटी स्कैन भी होता है, उसमें एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक बॉक्स टाइप का होता है, वॉशिंग मशीन टाइप का होता है, उसमें आपको सुता के अंदर ही घुसा देगा और चारों तरफ से एक्सरे छोड़ेगा। तो समझिए कि कितना इसका भेदन क्षमता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे अंदर कौन सी बीमारी है उसका इमेज वो निकाल देता है। एमआरआई में भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में अगर रहे हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो आवृत्ति कम होते जाएगा। आवृत्ति कम का मतलब कि ऊर्जा कम होगा, ऊर्जा कम का मतलब कि भेदन क्षमता उसका कम होगा। सबसे कम भेदन क्षमता जो होता है वो हमारे रेडियो तरंग का होता है। देखिए सबसे कम भेदन क्षमता जो है रेडियो तरंग का है। अभी भी हमारे आसपास बहुत सारे रेडियो तरंग हैं, लेकिन क्या हमें कुछ हानि होता है? हमारे शरीर में वो छेद पाते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो इंटर नहीं कर पाते, क्योंकि इसका तो भेदन क्षमता बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका कि इसका आवृत्ति बहुत कम होता है, इसमें ऊर्जा ना के बराबर होता है। इसीलिए जो हमारा रेडियो तरंग होता है, हमारे आसपास बहुत सारे रेडियो तरंग है, लेकिन हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाते। जैसे ये देखिए इंफ्रारेड और रक्त किरण है, और रक्त किरण है जो आपके घर में जो रिमोट होगा उसमें इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। रिमोट देखिएगा उसके ऊपर एक बल्ब होगा, ऐसे ऐसे दाबते होंगे तो देखिएगा गौर से बहुत कम दिखाई देगा, लाइट उसमें ब्लिंक करता है, थोड़ा थोड़ा लाइट ब्लिंक करता है, लेकिन इससे हमें कोई हानि नहीं पहुँचता है। हमारे घर में भी अच्छे तरह रिमोट रहता है तो हमारे हानि नहीं पहुँचता है, क्योंकि इसमें इसका आवृत्ति बहुत कम होता है। आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा कम होगा और इसका भेदन क्षमता कम होगा। तो इतना बात को समझ गए आवृत्ति के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं तरंगदैर्ध्य के बारे में। अब आवृत्ति जिसका ज़्यादा हो उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा। यानी इधर से इधर अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, अगर ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं इस सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारा जो आवृत्ति होगा वह बढ़ेगा। आवृत्ति कह रहे, तरंगदैर्ध्य जो होगा वह बढ़ेगा। तरंगदैर्ध्य कहने का मतलब कि हमारा जो दूरी होगा वह बढ़ेगा। दूरी यहाँ कहने का मतलब कि वह किरण ज़्यादा दूर तक जा सकता है। तो अब देखिए, ऐसे हम लेफ्ट टू राइट गए तो हमारा तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने का मतलब दूरी बढ़ रहा है। दूरी का मतलब कि वह किरण ज़्यादा दूर तक जा सकता है। तो हम क्या बोले कि हमारे आसपास बहुत सारे रेडियो तरंग है। रेडियो तरंग के कारण ही BBC लंदन हम सुन पाते हैं। लंदन से BBC लंदन प्रकाशित होता है। तो रेडियो तरंग, सोचिए कि लंदन कितना दूर है। तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। देखिए तरंगदैर्ध्य जैसे ऐसे बढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा, यानी दूरी इसका ज़्यादा होगा। दूरी का मतलब यह ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो लंदन से भी हम रेडियो सुन पाते हैं, विविध भारती हम दिल्ली से भी सुन पाते हैं। तो रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और गामा किरण का तरंगदैर्ध्य कम होता है। एक्सरे किरण का तरंगदैर्ध्य कम होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो देखिएगा एक्सरे का जो मशीन होता है आपके बॉडी के बहुत
पार्ट होता है, जिस पार्ट पार्ट कर रहे बहुत बॉडी के बहुत करीब होता है, जिस पार्ट का आपको एक्सरे कराना है, जैसे आपको सीना का एक्सरे कराना है या छाती का एक्सरे कराना है तो एकदम साफ आपके छाती के पास होगा, इतना पर रहेगा या इससे भी पास रहेगा। कारण ये है कि उसका जो होता है तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत कम होता है। तरंग दैर्ध्य कम करने का मतलब कि उसका दूरी कम होगा, उसके तरंग उसका जो किरण है उसको ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, इसीलिए जो मशीन होता है उसको पास में रखा जाता है कि वह उतने डिस्टेंस पे रखा जाता है जहाँ से वो आपका जो बॉडी है उसमें इंटर कर सके। अब ऐसा नहीं ना है कि 5 किलोमीटर अलग रख दीजिए और कहिए कि यही जान से हम आपका एक्सरे कर देंगे, लेकिन BBC लंदन से रेडियो आप सुन सकते हैं क्या कि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है तो वो दूरी उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूरी कवर करेगा, और ये जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो यह कम दूरी तय करता है। तो इतना बात को तरंग दैर्ध्य ऐसा करते हैं उसकी आप समझ गए होंगे, आवृत्ति और ऊर्जा ये सब चीज़ समझ गए होंगे। एक चीज़ और समझिएगा, ये जो हमारा दृश्य विकिरण होता है यही हमारा होता है बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, बैजानी, हॉपी नाला। दृश्य विकिरण जो होता है यही हमारा बैजानी, हॉपी नाला होता है। यहाँ हम लिख देते हैं बैजानी, हॉपी नाला। या दृश्य प्रकाश जो होता है यही हमारा बैजानी, हॉपी नाला होता है। और दृश्य प्रकाश थे अगर इस सीक्वेंस में आपका तरंग रहे तो यहीं तक हम देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश को ही हम देख पाते हैं, बाकी ना इसको देख पाते हैं और ना हम इसको देख पाते हैं। क्या आप कभी एक्सरे कराने गए हैं तो वो जो मशीन होता है उसमें से जो रे निकलता है उसको देख पाए हैं? नहीं देख पाए, लेकिन मशीन इसको देख पाता है, मशीन इसको भी देख पाता है और इसको भी देख पाता है। हमारे आसपास बहुत सारी रेडियो तरंगे हैं लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। हमारे घर में जो रिमोट होता है उसमें से रक्त किरण निकलता है लेकिन उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन मशीन से हम देख पाते हैं, मशीन से हम देख पाते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो होता है दृश्य प्रकाश होता है सिर्फ इसी को हम लोग देख पाते हैं। यानी इधर वाला जो होता है ये गामा, एक्सरे और पराबैंगनी यह बहुत ही मतलब क्या होता है खतरनाक होता है, और यह एकदम न्यूट्रल होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं। यह एकदम से साफा सुधवा होता है, सब एकदम से साफा सुधवा, इससे कोनो हानि होनी कुछ नहीं होता है। यह जो हमारा माइक्रोवेव होता है, खाना वाना देखिएगा वेव करके एथी आता है, मशीन आता है खाना वाना गर्म करने के लिए, उसमें माइक्रोवेव निकलता है। समोसा रख दिया, समोसा का छेद के आलू तक लेके अंदर का वो गर्म कर देता है, लेकिन उससे कोई हानि नहीं होता है। तो एकदम ये शुद्धवा होता है सब, और ये बड़ी खतरनाक होता है सब। देखिए भगवान भी बहुत होशियार थे, एक बात को समझिएगा, जिसका आवृत्ति बढ़ाए जिस तरंग का आवृत्ति बढ़ाए उसका तरंग दैर्ध्य कम कर दिए। कहने का मतलब ये कि गामा किरण का आवृत्ति दे दिए सबसे ज़्यादा, यानी ऊर्जा सबसे ज़्यादा इसको ताकतवर बना दिए, भेदने की क्षमता सबसे बना दी, लेकिन इसका क्या किए कि तरंग दैर्ध्य कम कर दिए, यानी इसका दूरी कम कर दिए कि ज़्यादा दूर तक तुम अपना ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है ज़्यादा दूर तक। यही कारण है कि जब भी हम गामा किरण का उपयोग होता है तो या एक्सरे का उपयोग होता है तो मशीन